मौजूदा वक्त में देश की फिनटेक इंडस्ट्री में बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ जियो फाइनेंशियल की एंट्री से लैंडिंग बिजनेस से जुड़ी कंपनियां टेंशन में हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरबीआई फिनटेक कंपनियों के लिए रेगुलेशन लाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही कई ज़रूरी ऐसे सवाल हैं जो सीधा आपकी जेब से संबंध रखते हैं, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ rupiapesa.com के फाउंडर मुकेश पांडे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पर। थैंक यू हर्ष, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि लंबे वक्त से हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर से काफ़ी हम लोग देख रहे हैं कि आप जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जियो फाइनेंशियल की एंट्री से इस सेक्टर पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या किस तरीके का असर पड़ेगा? किस तरह का डिसरप्शन देखने को मिलेगा? कैसे देख रहे हैं आप इसको? हर्ष देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी लैंडिंग के अंदर में आएगी तो वो एक बहुत अच्छा डिस्ट्रप्शन लेके आएगी। और ये हमने पहले भी एग्जांपल से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जब जियो लॉन्च हुआ था टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ था। कई ऐसी कंपनीज जिन्होंने अपना काम बंद कर दिया या आपस में मर्ज हो गए। उस तरीके से अगर एनबीएफसी सेक्टर को लेकर के बात करें, और जो अजम्पशन है कि 1.5 लाख या 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इनका ऑलरेडी है, जी और जी। तकरीबन 6 लाख करोड़ की ये लेंडिंग कर सकते हैं, उसकी उनकी वो कैपेसिटी रहेगी, तो वो जी इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसी अपने आप को एस्टैब्लिश करें, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अभी जी। लीडर है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जो कि तकरीबन तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है। हम्म। और ये अगर 5 लाख करोड़ या 6 लाख करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी रखेंगे, जो जी कि उम्मीद है कि बहुत अच्छा डिसरप्शन लेके आएंगे, और इसका फायदा कहीं ना कहीं कंज्यूमर को होगा ही होगा। जी, कंज्यूमर को तो होगा, लेकिन सर ये इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा जो कंपनी बड़े इस समय मौजूदा वक्त में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं बनेगा? देखो, कंपटीशन इंडस्ट्री का मतलब ही है कि कंपटीशन, कोई भी इंडस्ट्री बाहर से आकर के अपने आप को लीड कर रही है, बाय एन एग्जांपल अपने आप को अथॉरिटी स्टैब्लिश कर रही है। तो जो छोटे एनबीएफसीज हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंज रहने वाला है। लेकिन इंडिया का जो टोटल लेंडिंग मार्केट है ना, वो 50 लाख करोड़ का है। जी जी क्योंकि जी। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज करके बहुत सिटीज हैं जहां के अंदर में माइक्रो फाइनेंस से लेकर के एक अच्छी डिसेंट एमएसएमई फंडिंग या पर्सनल लोन फंडिंग का मार्केट कैप, मार्केट साइज है। लेकिन जी हाँ, इसके अंदर में कंज्यूमर को जरूर फायदा मिलने वाला है अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक अच्छी क्राइटेरिया, अच्छी पॉलिसीज, क्योंकि जो बैंकिंग जो इनको हेड भी कर रहे हैं वो हम्म। बैंकिंग इंडस्ट्री के लीडिंग धुरंधर है अपने आप के जी इंडस्ट्री के अंदर जी। में, और जाना माना नाम है। तो हम्म। बहुत अच्छी पॉलिसीज के आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को जरूर एक बूस्ट मिलने की भी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बड़ा भी ऐसा भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि पूरी तरीके से अनटैप है, तो ऐसा लगता है बिल्कुल, कि तभी रिलायंस उस चीज़ को भी कैटर करेगा। बोला ना, 50 लाख करोड़ का मार्केट है और बहुत बड़ा हम्म। मार्केट है। जो अभी वैसे बहुत सारी बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा ही होंगे, जो हम्म। माइक्रो फाइनेंस से लेकर के अलग अलग तरीके की फंडिंग, पर्सनल फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस में है। बट हम्म। जियो या रिलायंस का अपना एक ब्रांड वैल्यू है, उनकी खुद की एक प्रेजेंस है अक्रॉस हम्म। इंडिया, उनके खुद के अपने कस्टमर बेस है रिलायंस रिटेल या रिलायंस जियो के माध्यम से। तो हम्म। उनको पेनेट्रेट करना बहुत इजी रहेगा, बिकॉज उनके जियो के नेटवर्क के माध्यम से उनके गांव गांव तक उनके क्लाइंट, उनके कंज्यूमर बने हुए हैं। जी। मेरा अगला सवाल रहेगा कि सर, क्योंकि आप फिनटेक इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं, तो वहाँ चल कर रहा है, क्योंकि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का भी हाल ही में बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रिजर्व बैंक जो है वो फिनटेक कंपनियों के लिए रेगुलेशन लाने पर विचार कर रहा है। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, फिनटेक को अगर हम आसान भाषा में समझें, फाइनेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, हम्म। अल्टीमेटली हो तो फाइनेंस ही रहा है। तो हम्म। इसको एक रेगुलेशन में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एनबीएफसी की बात करें, बैंक की हम्म। बात करें, तो एनबीएफसी भी एक तरीके से आज के टाइम में कोई भी बिजनेस टेक्नोलॉजी से अछूता नहीं है। हम्म। और जो फिनटेक कंपनी है वो भी कहीं ना कहीं एनबीएफसी के नीचे, एनबीएफसी के दायरे में आने के लायक है। जी हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि उनकी डिस्कशन चल रही है अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से, अलग अलग बिजनेस ओनर से, और जो भी वो पॉलिसी लेकर के आएंगे वो 100% कंज्यूमर के बेनिफिट में ही रहेगा, ताकि इसको और बढ़ावा मिले। और फिनटेक की वजह से हाँ, लोगों को कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस से लेकर के एक 15 से 20 लाख तक की फंडिंग में इजीनेस तो जरूर आया है। जी।
अच्छा, हमारे व्यूअर्स को आम भाषा में आप समझाइए कि फिनटेक बेसिकली होता क्या है सर? और कैसे ये लोग पैसा जुटाते हैं, कैसे लोन डिसबर्स करते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है? देखिए, फिनटेक जैसा कि मैंने आपको बताया, फिन मतलब फाइनेंस, टेक मतलब टेक्नोलॉजी। वो हुँ, कंपनी जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंज्यूमर को फंड्स अवेलेबल करा के दे रहे हैं, और वो मेजरली आप देखो आज के टाइम में मेजर फिनटेक कंपनी कौन है? पेटीएम, भारत हुँ, पे, हुँ। मोबीबॉक्स, इस तरीके की कंपनीज हैं जो कि माइक्रो फिनटेक लेंडिंग के में है। वो क्या कर जी, रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी को लिवरेज कर रहे हैं। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उस प्लेटफॉर्म में कंज्यूमर को वो अपने ऑनबोर्ड कर रहे हैं, और जब उनका वो डेटाबेस तैयार हो गया है, उनको अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है आपके, हुँ। बाय नाउ पे लेटर की पे स्कीम्स लेटर के वाले अंदर में ऑप्शंस है भी हो सकते कि हैं। भाई जी, जी, आप जी। अभी परचेज करो, 30 डेज बाद या 15 दिन बाद पे आप करो उसकी बाद में। पेमेंट करो। जी, तो जी, उस जी। तरीके की टेक्नोलॉजी से जो लेंडिंग है, जो लोगों की स्पेंडिंग पावर है, वो इम्प्रोवाइज हुई हुँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन और यस, उसका इसके अंदर में अब एक रेगुलेटरी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, ताकि अभी अपने पीछे, अगर आप न्यूज चैनल से हो तो आपने पीछे ये भी देखा होगा, कई ऐसी कंपनीज जिन्होंने इलीगल ऐप के थ्रू फंडिंग करनी शुरू करी, लोगों को बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हुई। वो एक मैं इस पर आऊँगा सर, मैं इस पर आऊँगा बिल्कुल और आपसे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि हाँ आखिर जी, क्या हाँ इसके जी। तो पीछे की वजह रही। इसके लिए फिर वो रेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है, बहुत बिकॉज ज़रूरी है। अगर रेगुलेशन होगा तो उनको पता है कि उनकी सीमित दायरे क्या है, और उन सीमित हुँ, दायरों में उनको किस हद तक काम करना है। बिल्कुल सर। मेरा अगला सवाल रहेगा कि रुपए पैसा डॉट कॉम जो है वो होम बायर्स को भी कैटर करता है। किस तरह की बिल्कुल। डिमांड देख रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, जैसा आपने खुद बोला, रुपया पैसा डॉट कॉम पिछले 17 सालों से लेंडिंग इंडस्ट्री के अंदर में है। हुँ, और जहां तक होम बायर को लेकर के क्वेश्चन है, तो पीछे रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी कि अभी जो मार्केट साइज है होम लोन का, वो तकरीबन 24 लाख करोड़ का है, जो कि अगले 5 साल में डबल होने की उम्मीद है। हुँ, मतलब तकरीबन 50 लाख करोड़ की। और हुँ, पिछले 3 सालों में हमने ये ट्रेंड विटनेस भी करा है, देखा भी है कि जी, किस तरीके से होम बायर का रुझान आया है नई प्रॉपर्टी अपने लिए या बैंक से लोन लेकर के परचेज करने में। और ये जी। सिर्फ टीयर 1 सिटीज तक ही सीमित नहीं है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में भी अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो अच्छा जंप हुआ है। तकरीबन तकरीबन 15% के 15% रेशियो से हम हर साल इसकी बढ़ोतरी देख रहे हैं कि लोग इंटरेस्टेड है नए घर को खरीदने में, और जिसमें बिल्कुल। बैंक, एनबीएफसी उनकी मदद कर रहा है। जी, जी। अच्छा ये बताइए क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो एमएसएमई माने जाते हैं। सरकार की तरफ से काफ़ी तरह की स्कीम्स चलाई गई, मुद्रा स्कीम चलाई गई, जहाँ पे उनकी काफ़ी मदद की गई। आप इस सेक्टर के लिए जैसे देख रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल मुहैया कराते हैं आप भी, कैसे यहाँ पर डिमांड किस तरह की चीज़ें दिख रही हैं आपको? ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एमएसएमई है वो इंडिया की रीढ़ की हड्डी है, इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तकरीबन हुँ, तकरीबन 6.5 करोड़ एमएसएमई है, जो 30% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में। जी। और इस टाइम पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड सब्सिडीज की बात करूं, तो जी। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में स्कीम्स की घोषणा करी है, लेकिन उसकी अवेयरनेस बहुत हद तक नहीं है लोगों के अंदर नहीं में। है। जैसे फिलहाल बात करूं कि अभी पीछे गवर्नमेंट ने अभी अप्रैल के अंदर में एक सीजीटी एसएमई स्कीम करके फंडिंग हुआ हाँ करती जी, है, जो बिल्कुल। पहले 2 करोड़ रुपए की लिमिट थी, अप्रैल में उसकी लिमिट बढ़ा के 5 करोड़ रुपए कर दी 5 गई है। करोड़ कर दी गई। हाँ जी। 5 करोड़ रुपए कर दी गई है, लेकिन हुँ, हुँ, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड बैंकों के साथ है। हुँ। एनबीएफसी, सॉरी, सरकारी बैंक जितने भी हैं वो कर हुँ, रहे हैं, लेकिन उनका जो अप्रूवल रेशियो है, या ज्यादातर वो हाइब्रिड मॉडल पे फोकस रहते हैं कि आप चाहे 20, 25, 50 लाख रुपए की कोलैटरल दे दो, हम आपको 2 करोड़ की फंडिंग कर देंगे। और अच्छा। प्राइवेट प्लेयर के अंदर में मेजर प्लेयर सिर्फ एचडीएफसी, एक्सिस, यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक है। इसके अलावा और जो भी प्लेयर हैं वो अभी तक सीजीटी एमएससी को एज अ सीरियस प्रोडक्ट नहीं ट्रीट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर जिनके लिए पॉलिसी इजी होनी जरूरी है और उनको वो वर्किंग कैपिटल मिलना चाहिए, वो उस तरीके से अभी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यस, जी, गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी स्कीम है, जैसे आपने मुद्रा योजना की बात करी, जी। सीजीटी एमएससी जो मैं कह रहा हूँ कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, हुँ, सीजीएसएस करके स्कीम है, क्रेडिट हुँ। गारंटी फॉर स्टार्टअप स्कीम्स, तो जी, कंपनीज है, 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग है। लेकिन जी। इसके बारे में अवेयरनेस को भी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बैंक इम्पोर्टेंट है। बैंक
को, बैंक के एम्प्लॉयज को ट्रेंड करना, उनके ऊपर ये एक बेंचमार्क रखना कि कितने कस्टमर्स को उनको केटर करना, उनकी क्या क्राइटेरिया पॉलिसीज हैं जिसके बेसिस पे वो फंडिंग कर पाए, उस प्रोडक्ट पॉलिसीज के बारे में ट्रेनिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, मौजूदा वक्त में किस तरह की चुनौतियाँ आप इस सेक्टर में देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? एमएसएमई की चुनौतियों की अगर आप बात करो सर, तो एमएसएमई के साथ साथ फिनटेक्स, मतलब मैं पूरा एक समझना चाह रहा हूँ फाइनेंशियल किसी भी बिजनेस के अंदर में देखो, अगर मैं पूरे आप ओवरऑल किसी भी बिजनेस को लेकर के बात कर रहे हैं तो किसी भी बिजनेस के अंदर में मेजर चुनौती होती है या मेजर चैलेंज होता है कि वो अपने बिजनेस के अंदर में अपस्किल नहीं कर पाते। अपस्किल के बहुत अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करो, टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप बिजनेस ऑटोमेशन पे फोकस नहीं कर रहे बिकॉज आप उसी तरीके से चल रहे हो लाला की दुकान की तरह। तो बिजनेस ऑटोमेशन की बहुत जरूरत है। फिनटेक में किस तरह की आपको चुनौतियां नजर आ रही हैं अभी? फिनटेक में एक रेगुलेटरी का है, अगर रेगुलेटरी सही तरीके से इलैबोरेट हो जाए, डिफाइंड हो जाए तो सही है। लेकिन फिनटेक कंपनीज अच्छा कर रही हैं, वो अच्छा फंडिंग कर रही हैं। एक छोटे माइक्रो फाइनेंस या एक छोटे बोरोवर की मदद हो रही है उसके अंदर में, लेकिन थोड़ा रेगुलेशन होने की जरूरत है ताकि वो जो इलीगल ऐप वाला या फिर कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी वाला जो हमने पीछे कुछ विटनेस किए हैं 2-3 इंटरव्यूज में हमने करे, वो चीजें कंज्यूमर के पास ना आए। अगला सवाल मेरा इसी पे था सर, किस तरीके से बचा जा सकता है इस तरह की जैसे धोखाधड़ी होती है, कैसे सतर्क रहा जा सकता है? सबसे पहले तो एक कंज्यूमर को ना उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। अगर उसकी किसी भी चीज किसी भी टाइम पे किसी भी अमाउंट की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो एक्सप्लोर करे कि उसके पास ऑप्शंस क्या है, और उन ऑप्शंस के बाद उन जिस कंपनी के ऑप्शंस उनको नजर आ रहे हैं उस कंपनी के बारे में जरूर से जरूर सारी जानकारी इकट्ठा करें कि ये कंपनी क्या है, किस तरीके की कंपनी है, इनके ऊपर रेगुलेटरी बॉडीज कौन है, इनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फिजिकल प्रेजेंस है या नहीं है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कुछ मॉफ करके आपको मैनिपुलेट करके आपको कल को कोई टॉर्चर या कोई प्रेशर या कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर सकते। तो एज अ कंज्यूमर हमारी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम थोड़ा जागरूक रहें। ठीक है सर। और कोशिश करें डायरेक्टली उनके फिजिकल ऑफिस, फिजिकल प्रेजेंस का पता करें और वहां जाकर के चीजों को जो आपकी फोनो पे बात हुई है उसको कंक्लूड करें। ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, आपने हर एक सेक्टर को कवर करने की कोशिश करी, हमने एक एंगल को कवर करने की कोशिश की, चाहे वो फिनटेक हो चाहे और कोई न्यू अपडेट्स खबरें हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच हर्ष। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।